सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, नमस्कार, शुभ संध्या। साथियों, कई दिनों से मन में यह बात चल रही थी कि आप लोगों के मध्य में आया जाए और इस कोरोना महामारी को लेकर के एक बार पुनः चर्चा किया जाए। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके सशक्त नेतृत्व से, साहसिक निर्णय से भारत देश में कोरोना जैसी महामारी अपना पैर नहीं पसार पाई, जिसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारी बधाई। जिस अदम्य साहस के साथ आपने अपने साहसिक परिचय से पूरे भारत देश में लॉकडाउन घोषित किया और लोगों ने उसको, आपकी हर बातों को एक संरक्षक, एक अभिभावक के तौर पर भारत देश का हर व्यक्ति अच्छा सा फॉलो करते हुए एक स्वर में संपूर्ण भारत खड़ा हुआ और कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में कोहराम मचा रखी है, उसने भारत को स्पर्श तक करने में अपने आप को नाकामयाब मानी। इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को ढेर सारी बधाई। पूरे विश्व में जहां पर अमेरिका की तूती बोलती है, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत देश आज वहां का राष्ट्रपति भारत देश से दवा की मांग कर रहा है और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकीपूर्ण, बहुत उदारता के साथ केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, उन्होंने बातों को कही कि विश्व में जो भी देश को मदद की आवश्यकता होगी, मदद मांगेंगे, वहां पर भारत पूरे ईमानदारी से मदद के साथ खड़ा रहेगा। ये कहीं ना कहीं ये मोदी के युग, मोदी के भारत की देन है। साथियों, भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कमाल कर दिया। कहीं आज भारत देश के उस नेतृत्व को मन में एक सुकून मिलता होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय महाराज जी का चयन हुआ था और तब से अब तक लेकर के माननीय महाराज जी ने अनेकों ऐसे काम किए जिसमें निश्चित कई बार वो लोगों के विश्वास और दिल को जीतने में कामयाब हुए। यहाँ तक कि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने जो सर्वे किया, उस सर्वे में भी आया कि यहाँ भारत देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कल वाली घटना जो मुरादाबाद में हुई, उससे तो जो लोगों में एक संदेशा गया, उसको पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं, सबको माननीय महाराज जी से सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए उनके पद चिन्हों पर चल करके। क्योंकि आज की तारीख में चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों,
चाहे हमारे चिकित्सा के लोग हों, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे बैंक कर्मचारी हों, वो सब लोग अपने परिवार की मोह माया न करते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पूरे निष्ठा, पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आदरणीय धीरेन्द्र भैया, गुड्डू भैया का आशीर्वाद मिला है। आपको सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका छोटा भाई है, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने सुबह भोर में 3 बजे कोर्ट को बैठाया, 4:15 बजे 17 लोगों को जेल में शिफ्ट कर दिया, या तो देखने को ऐसे लगता है कि कभी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, आतंकवादियों पर रहनुमाई के लिए या तो कोर्ट खुला करती थी रात के 12 बजे, 2 बजे, 11 बजे, 3 बजे, और या तो आज आतंकवाद के विरोध में, भारत देश के विरोध में, उत्तर प्रदेश के किसी भी कानून के विरोध में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके विरोध में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने करके दिखाया। और कहीं ना कहीं आज हम सब प्रदेशवासियों को माननीय महाराज जी के ऊपर गर्व महसूस होता है। आज हमको सुकून महसूस होता है कि हमारे एक वोट से आज भारत देश को कितना फायदा हो रहा है, उत्तर प्रदेश को कितना फायदा हो रहा है। साथियों, विचार करने वाली बात है। 10 साल की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में कांग्रेस की। 5 साल की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की। ये बात एहसास ही नहीं होने पाते थे कि प्रदेश और देश कहां जा रहा है। एहसास होने का आशय, हम लोग एक गुलामी की ओर, एक नकारात्मकता की ओर निरंतर हम लोग बढ़ रहे थे, और वोट बैंक के लालच में हमारे प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए रहा करते थे। हमारे सैनिक का सर काटा जाता था और हमारे सैनिकों को ही जवाबदेही देनी होती थी। हमारे सैनिक की गाड़ियां तोड़ी जाती थी, हमारे सैनिक बंदूकों को लेकर के अपनी नौकरी को बचाया करता थे। हमारे सैनिकों पर वार किया जाता था और वो बेचारे घुट करके रह जाते थे। माननीय बजरंग मुनि माननीय महाराज महंत बजरंग मुनि उदासीन जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महाराज जी का आशीर्वाद तो हम पर बरसता ही रहता है। कहीं न कहीं यह सौभाग्य, शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। साथियों, जिस तरह से मुरादाबाद की घटना को लेकर के माननीय योगी जी ने किया है, आज राजस्थान के टोन में हुई घटना को राजस्थान के मुख्यमंत्री को इससे उदाहरण लेकर के, क्योंकि जब हमारे चिकित्सक नहीं सुरक्षित होंगे, जब हमारे प्रशासन पुलिसकर्मी के लोग नहीं सुरक्षित होंगे, तो हम कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच वाला भारत है, उसका निर्माण कैसे हो पाएगा। आज आप आंकड़े को देख लीजिए तो कम संसाधन होते हुए भी भारत देश में कोरोना जैसी बीमारी, महामारी वो स्पर्श भी नहीं कर पा रही है। उसके लिए एक बड़ा त्याग, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा परिश्रम जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे चिकित्सा के लोग हैं, वो सब लोग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम सब प्रदेशवासी, हम सब देशवासी, भाई पीयूष पंडित जी भी पसंद कर रहे हैं, जो स्वर्ण भारत परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अनुज हैं, उनको भी ढेर सारा साधुवाद। जो स्वर्ण प्रधानमंत्री जी के सोच वाला देश है,
उस पर कैसे, अगर चिकित्सक को हम नहीं ठीक कर पाएंगे, सुरक्षा दे पाएंगे, तो हम उनको कैसे भारत से बचा पाएंगे, इस कोरोना महामारी से कैसे निजात दिला पाएंगे। तो हमारा निवेदन है, आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आज जिस तरह से घटना राजस्थान के टोन में हुई है, हमारे चिकित्सक के ऊपर, प्रशासन के लोगों के ऊपर, वहाँ पर जो पत्थरबाजी किया गया है, हमला बोला गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री को मामले को संज्ञान में लेते हुए भाई वल्लभ पांडे जी को भी ढेर सारा आभार। आप अपने इस व्यस्ततम समय में हमको देख रहे हैं, साधुवाद। मुख्यमंत्री जी से सीख लेते हुए त्वरित कार्रवाई, टिट फॉर टैट। अगर हमारी चिकित्सा व्यवस्था को हम संरक्षण नहीं दे पाए, हम अपने प्रशासन के लोगों को संरक्षण नहीं दे पाए, तो निश्चित तौर पर कोरोना हमारे देश की कमर तोड़ देगा। क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि भारत देश के कई ऐसे डॉक्टर हैं, कई ऐसे प्रशासन के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिनके घर में लोग पेशेंट हैं और वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। अपने घर के जो जिम्मेदार लोग हैं, अपने घर के पेशेंटों को वो नहीं देख पा रहे हैं, उनके इलाज में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं और चिकित्सा के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, बैंक के लोग हैं, इन सब लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा देनी चाहिए और पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेते हुए उनके पदचिन्हों पर चलें। कल मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी। माननीय राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बेतुका बयानबाजी किए, उनको देखने से ये नहीं लग रहा है कि वो कांग्रेस की बेटिंग इन पीएम हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, जो सपना संजो के बैठे हुए हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद ये लग ही नहीं रहा था कि एक जिम्मेदार अधिकारी, एक जिम्मेदार नेता की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो महोदय ना तो खुद मास्क पहन के आए, ना ही मास्क को लेकर के उन्होंने किसी तरह से कोई सुझाव किया। जमातियों ने जिस तरह से पूरे भारत में कोरोना को फैलाने का प्रयास किया, उस पर उनकी कहीं कोई एक टिप्पणी नहीं आई। बस केवल उनके मन में एक बात थी, मोदी गलत है, मोदी गलत है, मोदी का विरोध। कांग्रेस पार्टी आज तक ये समझ ही नहीं पाई या व्यक्ति का विरोध करते करते आज कहां पहुंच गई। जो पार्टी 10 साल केंद्र की सरकार में रही हो, आज वह पार्टी 10 सीटों के लिए उसको लाले पड़ रहे हैं। इस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी पार्टी हो गई, लेकिन आज भी कांग्रेस में कोई व्यक्ति इस बात को ना तो बताने वाला है, ना कोई सिखाने वाला है। और वास्तविकता तो ये है कि कल कांग्रेस के जो बड़े नेता आए, बहुत दिन हो गया था लोगों को उनको देखे हुए, बहुत दिन हो गया था लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हुए, लगभग 20-22 दिन हो गया ये लॉकडाउन। उनकी प्रेस को देखने के बाद लोगों ने रिफ्रेश महसूस किया कि चलिए कम से कम रिफ्रेशमेंट हो गया राहुल गांधी के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। साथियों, मैं देख रहा हूं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, पूरे भारत देश में लोगों में मानवता की जो मिसाल पेश किया है। जो व्यक्ति जिस काबिल है, वह व्यक्ति उसी अधिकार से, उसी रूप में, भाई तौकीर भाई, विक्रांत मिश्रा जी, आप सभी लोगों को सादर अभिवादन। वो सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सरकारी तंत्र हैं, जिस तरह से मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही हमारी अखंडता में एकता का उदाहरण है। और यही वजह है कि भारत देश में आज भी चाहे जितनी बड़ी विपदा आ जाए, वैसे हम लोग भले अलग थलग हों,
चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस दल से हों, लेकिन जब कहीं संकट का समय आता है तो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं और इसका उदाहरण इस कोरोना महामारी में देखने को मिल रहा है। और अपवाद तो हर जगह होते हैं। निश्चित तौर पर 130 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत देश है। अगर इसमें से 30 करोड़ लोग हमारे साथ नहीं हैं, 100 करोड़ हमारे साथ है, तो उसको हम सफल मानेंगे। मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समुदाय की जो संस्थाएं हैं, वो आकर के इस महामारी में कुछ हाथ बटाएं। केवल उनसे हम इतना से सहयोग मांगते हैं कि आप कम से कम जहां खा रहे हो उसका तो हो जाओ। जब से मैं देख रहा हूं, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आज तक किसी भी मस्जिद से, किसी भी मौलाना के मुंह से, किसी भी धर्मगुरु के मुंह से, किसी भी मुस्लिम के बड़े नेता से यह आज तक नहीं सुनाई पड़ा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में या इस वैश्विक महामारी में इन्होंने इतना दान किया है। किस तरह की सोच है। और ऊपर से हमारे जब प्रशासन के लोग जाते हैं तो उनके ऊपर थूकने का काम करते हैं। कितनी घटिया सोच। लेकिन अभी हमने अपनी बातों में जिक्र किया कि 100 करोड़ देशवासी अगर हमारे साथ हैं, 30 करोड़ अगर हमारे साथ नहीं भी हैं, तो बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। ये उनके पैदाइश की दोष है, ये उनके कर्म का दोष है कि वो इन सब चीजों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। साथियों, जो व्यक्ति जिस काबिल है, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, आदरणीय मल्ल भैया का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मल्ल भैया को सादर प्रणाम करता हूं। छोटा भाई है, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति जिस काबिल है, वह व्यक्ति लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और बड़ा सुकून मिलता है जब आप किसी की मदद में आगे आते हैं। प्रभु ने अगर आपको उस काबिल बना रखा है तो निश्चित तौर पर आपको इस महामारी के दौर में देश के साथ मानवता की मिसाल बन करके आपको खड़े होना चाहिए। इस बीच में हमने भी एक प्रयास किया। बहरहाल हूँ बहुत छोटा, लेकिन उस अनुरूप हमारे जो भी साथी हैं, जो भी सहयोगी हैं, चाहे हमारे फेसबुक के मित्र हों, चाहे हमारे क्षेत्र समाज के हों, हमारे जान पहचान वाले हों, कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से अगर हमसे किसी तरह से उम्मीद किया और मैं कर पाने की स्थिति में रहा, तो निश्चित तौर पर हम उसको करने का प्रयास किए। और जब आप किसी की मदद में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक बड़ा सुकून मिलता है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, सरकार तो कर ही रही है, समाज सेवी संगठन कर रहे हैं, लेकिन यह एक देश पर आया हुआ बड़ा संकट है। जिस संकट की घड़ी में आपको साथ देना चाहिए, आपका साथ देश को चाहिए, आपका साथ समाज को चाहिए। और आप अपने उस बड़े दिल को दिखाइए और बड़े दिल को दिखाते हुए आप अपने उन भाइयों के बारे में जरूर चिंता करिए जो कहीं न कहीं दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में राशन नहीं है, जिनके घर में दवाओं की थोड़ी सी दिक्कत है, जो पेशेंट हैं। मोहम्मद सरफराज जी का मैसेज आया हुआ है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सरफराज जी गेहूं के साथ घुन पिसता है, या देश कलाम को पूजता है और कसाब को फांसी पे चढ़ाने का काम करता है, या देश अब्दुल हमीद को पूजता है, लेकिन जो देश विरोधी लोग होंगे उनको बख्शने वाला नहीं है। ये बात सत्य है।
कि जो देश के साथ खड़े हैं लोग, उनका स्वागत है, उनका अभिवादन है। और मेरा आपसे आग्रह है, चूंकि आपने इस बात को कहा, लिखा है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं ऐसे तो मोदी भी नहीं बोलते हैं। ये बात सत्य है। मोदी एक बड़े जिम्मेदार नेता हैं। मोदी आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ बड़े नेताओं में एक हैं। मोदी की तुलना करना तो हम जैसे लोगों के लिए एकदम, आप कहां से कहां बातों को रख रहे हैं। मोदी विश्व के सबसे बड़े नेताओं में एक हैं। सबको साथ लेकर के चलने के ही बराबर प्रयास किया जा रहा है। सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, कहीं वो भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन जो आपके समाज के कुछ गंदे लोग हैं, जो अभी आप देखिए, जो आपके यहाँ शान है, ओ तबलीगी जमात का जो मौलाना है, आप देखिए उसको पुलिस कहाँ कहाँ खोज रही है, वो कहाँ कहाँ का पता दे रहे हैं। क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं, देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। उनको फांसी नहीं होने जा रही है। उन्होंने गलत किया है, और अगर उनके अंदर कुछ गलतियां नहीं हैं तो उनको आना चाहिए, उनको मीडिया का सामना करना चाहिए, उनको प्रशासन का सामना करना चाहिए। उनको बहुत कुछ होगा तो अरेस्ट किया जाएगा। उनको फांसी नहीं होने जा रही है। उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसका ब्यौरा देना चाहिए। जो समाज के साथ लोग खड़े हैं, उनका लोग अभिवादन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो समाज के साथ हैं। अभी हमने देखा, इससे पहले हमने बोला है, आप मानिए इस बात को। आप अपने यहाँ जो आपके धर्मगुरु हैं, आपके यहाँ जो मौलाना हैं, आपके यहाँ जो इस टाइप के लोग हैं, उनसे आप आग्रह करिए कि देश को आपकी ज़रूरत है। भारत देश ऐसा देश है जो विभिन्न प्रकार के समुदायों के साथ है, लेकिन फिर भी एक है। आप उनको इस बात को बताइए। आप उनको इस बात को बताइए। जिस दिन आप इस तरह से साथ दे लेंगे, आप देश के साथ खड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हमारा भारत देश विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ जाएगा। भारत देश को विश्व गुरु बढ़ने से नहीं रोक पाएगा कोई। लेकिन आप अपनी कौम को, आप अपने लोगों को थोड़ा सा समझाइए, इस तरह से बातों को न रखिए। आप बताइए सही कि उन पुलिसकर्मियों का, उन चिकित्सा के लोगों का क्या दोष है जो आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता कर रहे हैं। जब आपको लेकर के जा रहे हैं तब आप उनके ऊपर थूक रहे हो। जब आपको क्वांटराइज किया गया तो आप वहां पर नंगे होकर के नाच रहे हो। ये महिलाओं नर्स हैं, उनके सामने आप अभद्र अभद्र बातों को कर रहे हो। आप इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं? आप इस तरह से संदेशा क्यों नहीं देते हैं? हम तो चाहते हैं आज भी हमारे यहाँ यह नहीं देखा जाता है कि यह हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। हम हिंदू लोग जितनी भी दुकानें होती हैं सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ से सामान लेते हैं। आप अपने समाज के लोगों से इस बात को बताइए कि क्यों फल को जूठ लगा करके थूक करके बेच रहे हैं, क्यों उसमें घिनौना काम किया जा रहा है, क्यों रोटियों को जो बना रहे हैं उसको थूक रहे हैं उस पर। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह से वो आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं, वीडियो आए हुए हैं, तब हमको आज इस बात को बोलना पड़ा। अन्यथा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे मुस्लिम साथी ऐसे हैं जिनके यहाँ मैं ईद में जाता हूँ, वो हमारे यहाँ दिवाली में आते हैं। लेकिन हमने इस बात को कहा ना, इस पर आप विचार करिए कि यह देश कलाम का भी है, यह देश कसाब का भी है। अगर कलाम जैसा व्यक्ति होगा तो उसको राष्ट्र भारत रत्न दिया जाएगा, उसको पूजा जाएगा, और कसाब जैसा व्यक्ति होगा तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाने से बख्शा नहीं जाएगा। अब उस दौर से आप निकल जाइए। अब मोदी युग आ गया है, योगी युग आ गया है। अब वाला दौर नहीं है कि हाँ जितने भी हमारे आतंकवादी होंगे उनको रसमलाई और पिज्जा खिलाया जाएगा। आज का जो दौर है, एक नियम, एक संविधान सबके लिए, एक कानून सबके लिए है। अगर आप सही हो तो आपको नमस्कार किया जाएगा, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। आप अगर गलत हो तो बख्शा नहीं जाएगा। आप विचार करो, कभी कल की जो घटना हुई है मुरादाबाद में, 17 लोग जेल गए हुए हैं और 17 के 17 लोग केवल और केवल एक कौम से आते हैं, केवल एक कौम से आते हैं। इस तरह से घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? लाखों लोग मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पूना से, दिल्ली से पैदल चल दिए इस लॉकडाउन में। बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन देश में पत्थरबाजी किसी ने नहीं किया, पुलिस पर पत्थरबाजी किसी ने नहीं किया, पुलिस के ऊपर थूकने का काम किसी ने नहीं किया। ये चंद लोग ही क्यों इस तरह से हैं जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने का काम करते हैं, महिला डॉक्टर को
अपमानित करने का काम करते हैं, थूकने का काम करते हैं। इस तरह से काम क्यों किया जा रहा है? आखिर उनका क्या कसूर है? वो तो केवल और केवल आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके लिए परेशान है ना। लिहाजा मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि आप अपने समाज के लोगों को बताइए और उनमें इस बात को जागृत करिए कि जिस थाली में खाया जाता है उसमें सुराख नहीं किया जाता है। नहीं, बख्शने वाला मोदी नहीं है। योगी तो कतई बख्शने वाले है ही नहीं हैं। आप ये मान लीजिए 17 के 17 लोग जेल गए हुए हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद की जो कल घटना हुई थी, 17 के 17 लोग जेल गए हुए हैं और सब केवल और केवल एक कौम से आते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। वो ये वही योगी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एनआरसी के विरोध में जो लोग निकले हुए थे, जो लोगों ने देश में तोड़फोड़ किया, प्रदेश में तोड़फोड़ करने का काम किया, उन्होंने कहा कि जितने लोग तोड़फोड़ किए हैं इनकी संपत्ति को नीलाम करके उसकी भरपाई किया जाएगा। ये वही योगी हैं। आप उस दिशा में आगे बढ़िए। आदरणीय प्रतिभा पांडे जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बहन जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र भैया साथ जुड़ गए हैं, सुशील भैया है, धीरज शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, उनका भी ढेर सारा सम्मान है। धीरज शुक्ला हमारे नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। इन्होंने अभी हमारे साथ जब हम लोग प्राइज करा रहे हैं, हम लोग सब्जियों का वितरण कर रहे हैं, हम लोग अन्न दे रहे हैं, तो धीरज भाई का शुभम त्रिपाठी जी साथ जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों का प्रदेश महामंत्री हैं शुभम त्रिपाठी हमारे नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इन सब लोगों के ही सहयोग से, इन सब लोगों के सानिध्य से ही इस काम को हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। और हमारे साथ भाई सुशील पांडे जी, भैया सुशील भैया को सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। सुशील भैया प्रतापगढ़ के एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे अभिभावक हैं, और भागवत तो बहुत अच्छी कहते हैं। बहरहाल आप शिक्षक हैं, लेकिन भागवत रामायण के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान सुशील भैया को है। हम लोग साथ बैठते हैं, हम और राजेश भैया साथ बैठते हैं, तो सुशील भैया का आशीर्वाद मिल जाता है। साथियों, मैं बात कर रहा था, व्यक्ति जिस काबिल है वो मदद जरूर करें, क्योंकि देश को आपकी मदद की ज़रूरत है, प्रदेश को आपकी मदद की ज़रूरत है, समाज को आपकी मदद की ज़रूरत है। और वो जो आप मदद कर रहे हो, उस मदद को ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपसे करवाना चाह रहा है। मुझको बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे यहाँ बिहार में एक झांसी के रहने वाले व्यक्ति हैं जो फुल्की बेचा करते हैं। वो बेचारे इस लॉकडाउन में फंस गए, उनके पास खाने को नहीं है। आज सुबह सुबह हमारे पास क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भाई पप्पन सिंह जी का फ़ोन आया और उन्होंने इस बात को हमको आदेशित किया, निर्देशित किया। तो जब आप कि उनके घर में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, आप उनके घर में अनाज भेजने के काम करिए। मेरा कहने का आशय, जब आप किसी की मदद में आते हो तो आप मदद करके देखिए। आप जिस दिन प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 रुपये भी दान करोगे, 100 रुपये भी दान करोगे, मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का दान करोगे, आप देखिएगा आपको एक बड़ा सुकून महसूस होगा कि इस संकट की घड़ी में हमने भी कुछ करना चाहा। और जब कहीं बात आएगी तो आप इस बात को फक्र से बताओगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष में हमने भी, हमारा भी कुछ अंश है दान में। आज ये जो दान आप कर रहे हो, यह दान उसी तरह से है जैसे जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था, एक गिलहरी आई और वह गिलहरी जा कर के अपने आप को समुद्र के पानी से वहाँ से भिगोती थी और भिगो करके बालू में लौटते थे और लौट करके फिर जा करके समुद्र पर उसको झाड़ा करते थे। लोगों ने उससे पूछा, प्रिंस शर्मा जी सादर प्रणाम, लोगों ने गिलहरी से पूछा, क्षेत्र में उसकी व्यवस्था करवाई है। तो हम लोग जिस काबिल हैं
जिस योग्य हैं उस लेवल पर हमको पूरा करना चाहिए। और मैं अपनी बात बताऊं तो कहीं ना कहीं जैसे अभी हमने इस बात को कही ना कि आप अगर किसी की मदद में आते हो तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इस समय तो बड़ी अच्छाई है कि जितने भी नेता हैं वो सब आवास पर हैं, खाली बैठे हैं। आप उनके पास फ़ोन करिए, वो तुरंत आपके फ़ोन को उठा रहे हैं, फ़ोन पिक कर रहे हैं और वो भी आपकी मदद में पूरी तरह से साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा यह मानना है कि जो व्यक्ति जिस काबिल है, जिस योग्य है, वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए देश में इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन की स्थिति में वो मदद में आवे। साथियों, हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है उसमें यह प्रयास है कि जिस काबिल हैं, जिस योग्य हैं, आपका यह भाई, आपका यह सेवक, आप हमको फ़ोन करिए और हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है नहीं, जितने में हमारा दायरा है, चाहे गुजरात में हमारे लोग हों, चाहे महाराष्ट्र में हमारे लोग हों, चाहे मुंबई में हमारे लोग हों, चाहे पुणे में हमारे लोग हों, चाहे दिल्ली में हमारे लोग हों, जो व्यक्ति जहाँ पर है और हमसे जिस तरह से मदद की अपेक्षा उन्होंने किया, जिस रूप में हम हैं उस तरह से हम उनकी मदद में उनके साथ, नहीं कुछ संभव हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतना ज़रूर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय जो समाज सेवी संगठन हैं जो उनकी मदद कर सकती हैं, मैं प्रयास करके उनको उनका नंबर उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूं। मोहम्मद सरफराज जी, हमारा नंबर आपके पास होगा, निश्चित तौर पर आप फेसबुक पर हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नंबर आपके पास होगा। अब आप व्यक्तिगत मुझसे बात कर लीजिएगा। आपके मन में जो भी भ्रांतियां होंगी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, उसको मैं आपको व्यक्तिगत फ़ोन पर बता लूँगा, आपके सारी बातों को। और यदि आप जैसे आज मैं बोल रहा हूँ इस तरह से आप लाइव करके देश हित में आप पाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नौजवान ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सुनते होंगे, आपसे प्रेरणा लेते होंगे। कम से कम नहीं कुछ होगा तो जब जागो तभी सवेरा। आप अगर अच्छा कर रहे हो समाज के लिए तो आप बधाई के पात्र हैं और आप अच्छा करोगे, क्योंकि मैं इस बात को देख रहा हूं कि आप बराबर चीज़ों को वॉच कर रहे हो, तो आपके मन में अच्छी सोच है, देश हित में सोच है, देश की भावना आपके अंदर है। आप अच्छा करोगे, आप अपने समाज के और लोगों को प्रेरित करिए और जिस दिन आप ये काम करोगे हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी हर समाज का हर तबका आपको पूजना चाहेगा। बाकी अब जो भी आपके मन में कुछ भी भ्रांतियां होंगी उसको आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे और जहां भी आपको लगेगा, जहां भी हम सबको यह विश्वास हो जाएगा कि आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हो, निश्चित तौर पर आपका आदर किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा और आपका पूरी उसके साथ गर्मजोशी के साथ आपका अभिवादन होगा। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यह बात चाहते हैं कि भारत में हर व्यक्ति जो भी है वो माँ भारती का पूत है, माँ भारती का लाल है, माँ भारती का बेटा है, वो माँ भारती से अलग नहीं है, वो ये चाहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यह सोच होनी चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्र, जब हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारा देश रहेगा, तभी हम आप रह पाएंगे। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रह पाएंगे। भाई अखिलेश द्विवेदी जी, सतीश त्रिपाठी जी, तरुण पांडे जी, विनय शुक्ला जी, नमन पांडे जी, आप सभी को सादर अभिवादन। साथियों, बस बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके केवल मैं इतनी सी बात को कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का आप भरपूर उपयोग करिए। लॉकडाउन उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है और आप
ये जो लॉकडाउन है इसका उपयोग इस तरह से करिए, हमारी जहाँ तक सोच है, जितना मैं जान रहा हूँ, जितना हमारे संपर्क वाले लोग हैं, उनसे जो हमको सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि लगभग यह भारत देश में क्या पूरे विश्व में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। भारत देश का जब बंटवारा हुआ था तब भी हमारे देश के ट्रेनें नहीं रोका गई थी, हमारे देश में ट्रेन तब भी चल रही थी। और वो ट्रेन से अगर आपको याद हो तो यहाँ से जिंदा लोग जाते थे, वहाँ से पूरे भर करके मरे हुए हिंदू वापस आया करते थे। ये भारत देश के बंटवारा वाला दौर था, उस समय भी ट्रेन नहीं रोकी गई। तो कहीं ना कहीं ये आपातकालीन का दौर है जो ट्रेन रोकी गई है। भारत देश में इस तरह से पहली बार ऐसा संकट आया है। और इस संकट को, इस लॉकडाउन को आप विभिन्न रूपों में उपयोग करिए। आप अपने घर के में बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए। घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप बराबर ये सोच रहे थे यार थोड़ा सा समय मिल जाए, थोड़ा सा खाली हो जाए तो मैं फला काम कर लूँ। ये बहुत सारे काम ऐसे थे जो बराबर आपका पेंडिंग में चल रहा था कि इसको आज करना है, आज यहाँ व्यस्त हैं, कल कर लेंगे, कल व्यस्त हैं, परसों कर लेंगे, परसों व्यस्त हैं, अगले दिन कर लेंगे। बहुत सारे काम आपके पास ऐसे हैं जो आपके पास पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं। आप जितने भी पेंडिंग वर्क हैं घरेलू, घर के अंदर रहने वाले, उस सारे पेंडिंग वर्क को आप कंप्लीट कर डालिए। एक भी काम आप ना छोड़िए। आप अच्छी किताबों को पढ़िए, एक अच्छा अवसर है। आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस को आप पढ़िए, सरदार भगत सिंह को आप पढ़िए। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए, अंबेडकर जी के बारे में आप पढ़िए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप पढ़िए। आप इन सब लोगों की आप पुस्तक ले लीजिए, आप पुस्तक को आप पढ़िए। इस समय दूरदर्शन में महाभारत आ रहा है, रामायण आ रहा है। हमको पता है कि आप लोग कहेंगे इस बात को कि महाभारत की लगभग चीज़ें पता है, रामायण पता है, लेकिन आप उसको देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सीखने को मिलेगी। आप उन चीज़ों को आप सीखिए। सुबह सुबह आप घर में अगल बगल अपने छत पे चले जाइए, आप अच्छा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। इस समय तो पूरा आपके पास समय ही समय है। आप सुबह सुबह उठ जाइए, देखिए सूर्योदय किस तरह से होता है। आप घर में देखिए, वहाँ पर बैठिए, वहाँ जाइए, आप देखिए, कुछ न कुछ आप उससे कल्पना करिए, कुछ न कुछ आप उससे प्रेरणा लीजिए। घर में अगल बगल आपकी ग्रीनरी होगी, आप उसकी कटिंग करिए। आप घर में परिवार के साथ आप बैठिए। इस समय तो और अच्छा है, कुछ न कुछ आप पकवान बनाइए, उसको आप देखिए, सबके साथ बैठ करके खाइए, आनंद आएगा। जितने भी आपके पेंडिंग वर्क हैं, जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, वो सारे पेंडिंग वर्क को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये लॉकडाउन उन लोगों के लिए है जो इतने अवस्था तक में वर्क आपके पास छूटा था, समय अभाव होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण आप लोग काम को नहीं कर पा रहे थे। वो सभी साथी से हमारा आग्रह है कि ये इतने दिन का जो हम लोगों का लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन को अच्छे से हम उपयोग करें। हमारे जो ग्रामीणांचल के साथी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आपके पास निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खेत होगा ही, क्यारी होगी, आप उसमें देखिए। अभी मैं देख रहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो सब्जियां पूरा उगा रहे हैं अपने खेतों में। आप पहल कर दीजिए, प्रयास कर लीजिए, आप अच्छा करिए। लॉकडाउन का भरपूर प्रयोग करिए, भरपूर आप उसका उपयोग करिए। भाई शुभम शर्मा जी, विपिन कुमार गौतम जी, राहुल भैया, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। भूपेंद्र भाई सादर अभिवादन। भूपेंद्र भाई हमारे संसद मीडिया प्रभारी हैं, आपको सादर अभिवादन। साथियों, मुझको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जितनी बातों को आज हमने कहा, आप सब लोग इसको अपने जहन में, अपने अमल में जरूर लाएंगे। आप अपने अगल बगल, ये एक सुझाव और, ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो अंगोछा बांध करके आए थे, गमछा बांध करके आए थे, उसका आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने संदेशा दिया, कितना बड़ा संदेशा दिया। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार प्रणाम करता हूं
कि आप जैसा व्यक्ति हर विषय को इतनी गहनता से जो विचार करता हो। अभी पिछले दिन मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो इंटरव्यू बता रहे थे जो अपने हाफ कुर्ते के बारे में कि हाफ कुर्ता वो क्यों पहनते हैं। उन्होंने बताया इस बात को कि अक्सर जब मैं पहले चला करता था तो मेरे पास एक लटकाने वाला बैग होता था, तो बाँह होने की वजह से वो जगह ज़्यादा लेता था, लिहाजा मैं उसको कट करवा दिया। आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में इन सब जगहों पर अंगोछे का प्रचलन खूब है। यही क्या लगभग पूरे भारत देश में अंगोछा खूब लिया जाता है। हाँ, क्योंकि इतना जल्दी में मास्क बन रहा है, लेकिन इतना जल्दी में हो नहीं पाएगा। और आप देखिए जब ये अंगोछे को मोड़ दिया जाता है तो इसमें कम से कम 3 लेयर 4 लेयर हो जाती है, और जब हम 4 लेयर के अंदर से सांस को लेते हैं तो पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है, पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है। कितना अच्छा संदेश उन्होंने देना चाहा। और हम सब लोग तो पहले से, जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी गमछा लेकर के जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी गमछे को लेकर के आए, तब से तो गमछे का बिल्कुल पूरा ट्रेंड हो गया। आप विचार करो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, सफाई कर्मी को पैर धुल डाले, व्यक्ति जो उसको सोच नहीं सकता है। हम लोगों की, एक सामान्य लोगों की सोच जहां से खत्म होती है, जहां से एक सामान्य व्यक्ति की सोच खत्म होती है, उसके कई गुना आगे से माननीय प्रधानमंत्री जी सोचा करते हैं। और हम सब लोगों के लिए तो एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म तब हुआ है, हम हुए हैं वयस्क हुए, हम जब माननीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिससे सीखने को इतना सारा कुछ मिल रहा है। निश्चित तौर पर साथियों, देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, देश में बहुत सारे क्रिकेटर हुए, देश में बहुत सारे अभिनेता हैं, लेकिन जो अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करता होगा, काम कर लिया, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर लिया होगा, जो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी के साथ खेल लिया होगा, और जो व्यक्ति माननीय मोदी जी के साथ काम करने को अवसर पाया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में खुशनसीब तो है ही है। और ये हम सब भारत देशवासियों के लिए गर्व की बात है। साथियों, ज़्यादा कुछ ना कर करके, बस केवल ज़्यादा कुछ ना करके कहूँगा कि आज अवसर है, आज देश को आपकी ज़रूरत है। आज इस संकट के समय आप सब लोग देश के साथ दीजिए। जिसके पास जो है, जिसके पास जितना है, जो व्यक्ति जिस तरह से मदद कर सकता है, जो व्यक्ति जिस काबिल है, वह सब लोग अपने अपने अनुसार, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष हो, आप उसमें जरूर दान दीजिए। आरोग्य सेतु नाम से ऐप है। आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग फेसबुक चलाते हैं, जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करिए, और आप कम से करिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। कौशलेश जी नमस्कार। मुझको पूरा विश्वास है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे। आप कर ही नहीं लिए होंगे, आप कम से कम 10 लोगों को डाउनलोड करा भी लिए होंगे। आप सब लोग समाज के उन व्यक्तियों के, उन परिवार के बारे में चिंता जरूर करिए। आप चिन्हित करवा लीजिए
जो नीडी पर्सन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके पास आपका फ़ोन ज़रूर पहुंच जाए। बारे में उनके हाल चाल आप फ़ोन के माध्यम से लीजिए, आप उनके खाने के बारे में पूछिए और आप उनकी व्यवस्था करवाइए। साथियों, आज संकट के दौर में भारत देश जिस तरह से संकट के दौर से गुजर रहा है, अगर हमारी खुराक कि समाज के ऐसे मजदूरों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे श्रम मंत्रालय में हो, चाहे मनरेगा में हो, या किसी भी सरकारी संस्था में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो किसी भी सुविधा से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और वास्तव में वो पात्र लोग हैं, उनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उनको चिन्हित करके एक सूची बनाई जाए ताकि उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आपदा में घोषित राशि है वो उनको मिल सके। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो उज्ज्वला योजना में पैसे आ रहे हैं, 3 महीने तक सबको सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है, लोगों के मन में अगर यह भ्रांति है कि पैसे को उसको हम निकाल लेंगे और सिलेंडर को हम खर्च नहीं करेंगे और उसको हम स्टॉक में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जब पहला सिलेंडर भरा लेते हो तभी आपके खाते में दूसरा पैसा आएगा। जब आप दूसरा सिलेंडर आप भरा लेते हो तब आपको तीसरे सिलेंडर की आपको राशि मिलेगी। ये नहीं है कि नहीं आप के खाते में पैसा आता जाएगा, आप उस पैसे को सुरक्षित करके रखते जाओगे। तो आप सब लोगों से इस बात को भी है कि जितने भी लोगों का उज्ज्वला कनेक्शन के तहत कनेक्शन हुआ है, लाभार्थी हैं, वो सब लोग अपने सिलेंडर को रिफ़िल ज़रूर कराएं। इन्हीं के साथ ये 5 किलो राशन 3 महीने तक जो आपका निर्धारित राशन है उससे इतर सबको मिल रहा है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। लिहाजा हमारे जो कोटेदार भाई हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि इस समय आप सब लोग देश के साथ वैसे भी आप खड़े हैं, कुछ जगहों पर ये शिकायत आई है, घटतौली का मामला आया है। आप सब लोगों से आग्रह है, आप सब लोगों से निवेदन है कि इस 3 महीने में आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। आप अपनी तरफ से, इसलिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं लोग दान कर रहे हैं। लिहाजा जो सरकार की तरफ से पात्र लोग हैं, जिनका जितना राशन आया हुआ है, आप उनको पूरे ईमानदारी से उनके हक को उनके तक पहुंचाइए। साथियों, जो हमारे शासन के लोग हैं, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, इनके बारे में भी हम ज़रूर चिंता करते रहें। यदि हमारे अगल बगल हैं तो हम इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था, इसके बारे में हम ज़रूर इनसे पूछते रहें। क्योंकि जो पुलिस की टीम है इस समय, जो चिकित्सा की टीम है, डॉक्टर की टीम है इस समय, नर्स की टीम है इस समय, मीडिया के लोग हैं इस समय, गर्मी भयंकर पड़ रही है और ये बेचारे एक फ़ोन पहुंच रहा है, जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो भागते हुए चले जा रहे हैं। तो आप उनके बारे में चिंता करिए, आप उनसे खैर ख्वाह पूछिए, आप उनकी हालत पूछिए और आप उनको जब भी मिले, जहां भी मिले, आप अगर फ़ोन भी कर रहे हो, किसी की सिफारिश में कोई फ़ोन करना हो रहा है, तो सबसे पहले आप उनका हौसला अफजाई करिए, उनको साधुवाद दीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए, फिर उसके बाद अपनी बातों को रखिए। इसलिए कि आप विचार करिए, हम आप की तरह ही वो लोग हैं, हम आप घरों में बैठे हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार के बीच में समय दे रहे हैं और इस संकट के घड़ी में भी वो सब लोग अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो अगर हम लोग उनको सहयोग नहीं करेंगे तो ये हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं बात जाएगी। लिहाजा माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के मुताबिक, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप आप सब लोग, जब भी ये सब मीडिया के लोग मिल जाएं, प्रशासन के लोग मिल जाएं, चिकित्सा के लोग मिल जाएं, आप सब लोग इन लोगों को अभिवादन जरूर करिए, इनका हौसला अफजाई करिए और अगर संभव हो तो आप इनके खाने पीने के बारे में भी चिंता आप करते रहिए। डॉक्टर एसपी सिंह भैया का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर एसपी सिंह भैया
जब हम छोटे थे तब से आपका आशीर्वाद आज तक हमको मिलता चला रहा है, और आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो मार्गदर्शन है, उसमें काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलता है। और आपसे बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमको उसी अधिकार से टोका करते थे जैसे आज से 20 साल पहले आप मुझको टोकते थे, 20 साल पहले आप मुझको कहते थे। आपका आशीर्वाद मिलना, आप इस हमारे फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मोहम्मद सरफराज जी, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि अब आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात करिए। मीडिया बिकी हुई नहीं हुई है। जैसे अभी हमने बात को कही ना कि ये भारत देश है, यहाँ पर कलाम भी हैं, यहाँ पर कशाफ भी हैं, उसी तरह से मीडिया में अगर कुछ अपात्र लोग आ गए हैं, गलती से आपसे किसी व्यक्ति से ऐसे सामना हो गया है, तो वो आपका दुर्भाग्य कहा जाएगा। बाकी मीडिया बिकी हुई नहीं है। आप सुधीर चतुर्वेदी चौधरी जी को आप सुनिए जी न्यूज़ पर, कितना अच्छी एक एक बात को रखते हैं। रिपब्लिक भारत में आप देखिए, एक एक बातें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ। जो मीडिया बिकी हुई है उसके बारे में हमको नहीं जानना है। जो हमको अच्छा दे रहे हैं, हमको उनको सुनना है, हमको उनसे सीखना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक भौरा होता है, एक मक्खी होती है। तय हमको करना है कि हमको भौरे के अनुरूप बनना है या मक्खी के अनुरूप बनना है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, देखने से बहुत अच्छा स्मार्ट आप दिख रहे हैं। भौरा जो होता है वो किसी भी पुष्प का जो सबसे क्रीम होता है, एक फूल का जो सबसे क्रीम जगह होती है पराग, भौरा उस पर बैठता है, उसको चूसता है। और मक्खी शरीर के जो सबसे गंदी जगह होती है, अगर आपको कहीं फुड़िया फुंसी हो गई, आप वैसे भी देखिए जहाँ पर को थोड़ा सा कुछ कूड़ा रहेगा, कुछ गंदगी रहेगी, मक्खी वहाँ बैठती है। हमको सीखना है, प्रेरणा लेना है कि हमको मक्खी के जैसे बनना है कि हमको भौरे के जैसे बनना है। जो मीडिया के बिके हुए लोग हैं, आप उनको चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उनको आप कतई मत देखिए। बहुत थोड़ा जीवन है। कलयुग में जो औसत आयु है उत्तर प्रदेश में वो 75 वर्ष की है। मोहम्मद सरफराज जी, कलयुग में औसत आय 75 वर्ष है, और हमको लगता है कि हम लोग कम से कम 35 साल हो चुके हैं, 35 साल अपने जीवन के ज़िंदगी के बिता चुके हैं। मात्र 40 साल शेष बचा हुआ है, और इस 40 साल में अभी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और कम से कम उसमें आप 10-15 साल बुढ़ापे का निकाल दीजिए। फिर आप विचार करिए कि हमारे पास वक्त कितना है। आप फालतू की चीज़ों में समय न खपाइए, आप बेहतर लक्ष्य को प्रणीत करिए, एक लक्ष्य बनाइए, एक अच्छी दिशा में सोच रखिए, और आप उस दिशा में कामयाब होइए, आगे बढ़िए। मनुष्य को भगवान ने जब बनाया है तो जितनी भी जनसंख्या है आप देख लीजिए, सब भगवान के यहाँ सारे मनुष्य एक जैसे नहीं है, सबकी अलग अलग डिजाइन है। कोई व्यक्ति किसी से मेल नहीं कर रहा है, सबकी अपनी जवाबदेही है। हम आप केवल जिंदगी जी करके खाने के लिए ही नहीं पैदा हुए हैं, हमारी आपकी अपनी एक जवाबदेही होगी। भगवान ने अगर हमको 70-75 साल की आयु भेज दे करके भेजा है, तो यहाँ से जाने के बाद वो हमसे हिसाब लेगा, पूछेगा। जब हम लोग कोई छोटा से काम करते हैं, चाहे सर्विस कर रहे हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, तो हमको एक टारगेट दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि आज दिन में आपने कितना काम किया, एक साल में आपने क्या काम किया, तभी ऑडिट होती है। समझ रहे हैं? तो भगवान के यहाँ भी 75 साल जो कलयुग का औसत आयु है, उस 75 साल की ऑडिट होनी है। आप उस ऑडिट के बारे में विचार करिए, आप स्वर्णिम भारत के बारे में विचार करिए। आप बहुत सारे जो गंदी चीज़ें हैं उस पर आप कतई अपनी नज़र न फेरिए। आप ये मान लीजिए कि जो 125 करोड़ देशवासी हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गंदी चीज़ों पे अपनी नज़र रखेंगे। हम आप तो अच्छी चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे और आपकी सोच से, हमारी और आपकी वजह से हमारे और भारत देश पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा देने वाला देश है। हम आप अच्छा करेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। हमको आपको अपना केवल लक्ष्य देखना चाहिए। मीडिया गंदी है, मीडिया अच्छी है, पुलिस के लोग गंदे हैं, पुलिस के लोग अच्छे हैं, इससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए, जो अच्छे चैनल हैं उनके साथ हमको जाना चाहिए। अंकज तिवारी जी हमारे लाइव को देख रहे हैं, अंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी हैं, संदीप मिश्रा जी हैं,
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप थोड़ा से ट्रैक पर आए मोहम्मद सरफराज जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लगता है कि इतने सारे समय में एक तिहाई एक चौथाई हिस्सा केवल आपने लिया, जिस समय को हमको लगता है कि नहीं लेना चाहिए। ये समय कहीं ना कहीं हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमको उस पर विचार करना चाहिए। हम एक बार फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी साथी हैं, वो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आप सब लोग पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से आप लगे हुए हैं। जन जन तक आप पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का एक सिपाही होने के नाते आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद से प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेता ने उम्मीद किया है, हम छोटे लोग उसको ईमानदारी से कर करके अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत अच्छा है कि आज राष्ट्रवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्र की बेहतरी के लिए कर रहा है। और जितने भी लोग इस संकट की घड़ी में भारत देश में लोगों की मदद में आ रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब लोग, शरद मिश्रा जी ने प्रणाम भेजा है, ढेर सारा आशीर्वाद आपको। और साथियों, पुनः अपनी बातों को फिर से रखते हुए कि आप सब लोग जहां भी हो, जिस भी जगह से हो, अपने बारे में पूरा ख्याल करिएगा, अपनी चिंता करिएगा। आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जब व्यक्ति विशेष स्वस्थ रहेगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी चिंता करके स्वस्थ रह लेगा, तो समाज अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, देश अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमको लॉकडाउन का पूरा उपयोग करना है। लॉकडाउन में जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, वो सारे पेंडिंग वर्क को हमको करना है। हमको इधर उधर बाजार में नहीं जाना है। रोज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन से लोग उलझ जा रहे हैं। और मैं उस चंडीगढ़ के पीजीआई चंडीगढ़ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। धरती के दूसरे भगवान को मैं नमन करना चाहूँगा, प्रणाम अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने वो हमारे प्रशासन के सैनिक जिनका हाथ काट दिया गया था, उसको पूरी बहादुरी के साथ फिर से जोड़ दिया है। मैं ऐसे भारत देश के डॉक्टर की टीम को सलाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और तभी लोग इस पर गर्व करते हैं कि हाँ, धरती पर दूसरे भगवान के रूप में अगर कोई है तो चिकित्सा के साथी हैं। और सब लोग मिल करके इस बात को साबित कर दिया कि यदि आप देश हित में हो तो भगवान भी आपके साथ है। और यही वजह है कि कटा हुआ हाथ, जो हाथ कट करके अलग हो गया था, चंडीगढ़ की टीम ने जोड़ा। आज हमारा डॉक्टर, आज हमारे वैज्ञानिक सब लोग कहाँ पहुँच गए हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। 70 सालों में साथियों, हमारे लिए उपलब्धि क्या कम है कि जो अमेरिका तानाशाही वाला रवैया अपनाता था, वही अमेरिका आज हमसे दवा मांग रहा है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है। आदरणीय डॉक्टर राजेश भट्ट, जिला प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप देख रहे हैं, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। और निश्चित तौर पर आप प्रतापगढ़ में जो काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में अभी मैं देख रहा था पिछले दिन शिवम पांडे जी और आप सब लोग, आपकी पूरी प्रतापगढ़ विद्यार्थी परिषद की टीम जो अन्न वितरण का काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। और हम सब जैसे लोग आप लोगों से निरंतर प्रेरणा लेते रहते हैं। और कहीं न कहीं जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको निरंतर संजोते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और पुनः आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में जो गरीब असहाय लोगों के पास खाद्य सामग्री आपने भेजा है, उसके लिए पूरी टीम आप सहित बधाई के पात्र हैं।
रामकृष्ण मिश्रा जी, गुड्डू भैया सादर प्रणाम। गुड्डू भैया हमारे प्रतापगढ़ की एक शान है। बहुत दुखद है कि अभी पिछले दिन आपके पूज्य पिताजी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी बड़े ही कर्मठ नेता उदयराज मिश्रा जी स्वर्गवासी हो गए। लॉकडाउन होने की वजह से हम लोगों ने फेसबुक और फ़ोन पर शोक संवेदना व्यक्त करना चाहा, जा नहीं पाए। गुड्डू भैया लॉकडाउन ख़त्म होता है, आपका छोटा भाई आता है, आकर के पूज्य पिताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा और आपका छोटा भाई जिस काबिल है, जिस योग्य है, आप अपने अधिकार पूर्वक आदेशित करेंगे, अच्छा लगेगा। लोकेश भैया हैं, लोकेश जी आपको ढेर सारा धन्यवाद। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, पुनः इस बात को कहते हुए कि आपके द्वारा दिया हुआ 1 रुपये का सहयोग, आपके द्वारा दी हुई 1 रोटी, आपके द्वारा कराया हुआ 1 मीटिंग का भोजन कहीं न कहीं माँ भारती को, कहीं न कहीं भारत माता को एक सुकून पहुंचाएगा। लिहाजा आप सब लोग जहां भी हैं, जिस योग्य हैं, आप उसी जगह से अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल, अपने समाज में आप उसकी चिंता करते हुए कम से कम 2 जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको आप प्रतिदिन भोजन कराइए। ना भोजन हो तो आप उनकी चिंता करते रहिए। व्यक्ति को जो आवश्यकता हो आप उनको उन तक पहुंचाइए और प्रभु की एक बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रही, तभी आप सब लोग, हम सब लोग उस काबिल हुए हैं और आगे भी इसका प्रभु कहीं ना कहीं अच्छा देंगे और इस महामारी में हम सब भी अपनी उस गिलहरी के रूप में भूमिका को अदा कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। पुनः चिकित्सा के लोग, प्रशासन के लोग, मीडिया के लोग और सफाई कर्मचारी के लोग को हम साधुवाद देंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे कि इस विपद समय में भी आप लोग पूरे ईमानदारी, पूरे शिद्दत के साथ आप लगे हो और आप लोगों की बदौलत भारत देश में कोरोना जैसी महामारी पैर नहीं पसार पाई। वो आई तो ज़रूर, लेकिन यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए वो साहस नहीं जुटा पाई कि यहाँ पर भी वो अपने पैर को पसार सके। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी ताकत हैं वो हम और आप हैं, जो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, अपने घरों में हैं। आप सब लोग साथी अपने घरों में रहिए, क्योंकि हमारे चिकित्सा के लोग, हमारे प्रशासन के लोग और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो सब लोग आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। केंद्र द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश माननीय स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय संगठन मंत्री काशी रत्नाकर भाई साहब के द्वारा हम सब लोगों को इस बात को निर्देशित किया गया है कि आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, खास करके आपके मंडल में कोई व्यक्ति भूखा न रहे और आप जिन लोगों को जितनी मदद कर रहे हो इसकी सबकी काउंटिंग होनी चाहिए। लिहाजा आप सब लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और आप स्वस्थ रहेंगे। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सादर अभिवादन। आप स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।